press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज हम लोग बात करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट पर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज आए या किसी न्यू पार्टनर का एडमिशन लिया जाए या कोई अन्य इंसिडेंट हो, तो वैसे दशा में सभी पार्टनर की राय से, उनके कंसेंट से फर्म के जितने एसेट्स हैं या लिएबिलिटीज़ हैं उनका रीवैल्यूएशन किया जा सकता है। जब हम फर्म के सभी एसेट्स और सभी लिएबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन करते हैं किसी पर्टिकुलर डेट पर किसी पर्टिकुलर पर्पस से, तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे रीवैल्यूएशन करने की वजह से या तो लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो। लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, तो ऐसी हालत में इस प्रकार के लॉस या प्रॉफिट को रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है। इसको एडजस्ट करना है, इसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तैयार करना पड़ता है या उसके बदले में रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करना पड़ता है। तो जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है आज उसके बारे में बात करनी है। यहाँ लिखा हुआ रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसको ये भी कह सकते हैं और ये भी नाम दे सकते हैं। नॉर्मली ये नाम बड़ा सूट करता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है जो हम लोग बनाते हैं किसी पार्टनरशिप फर्म में, ये जो अकाउंट बनेगा, ये अकाउंट का जो नेचर है ये नॉमिनल अकाउंट है। हम सब जानते हैं कि नॉमिनल अकाउंट किसको कहते हैं। ऐसा अकाउंट जो या तो व्यापार के एक्सपेंस बताए या लॉस बताए या इनकम बताए। तो ये जो अकाउंट है इससे यही पता लगेगा कि जब हम संपत्तियों का रीवैल्यू कर रहे हैं या लायबिलिटी का रीअसेसमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे रीवैल्यू करने पर या रीअसेसमेंट करने पर क्या फर्म को प्रॉफिट है या फिर लॉस है। तो ये प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसको हम लोग एक अकाउंट तैयार करेंगे, बिल्कुल एक लेजर फॉर्म में पीएल अकाउंट एडजस्टमेंट कह देंगे या फिर उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट कह देंगे। तो चंद कुछ पॉइंट है इस बारे में जो हमें डिस्कस कर देना है और बड़े सिंपल बात है ये कि ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है इसका जो नेचर है यह एक नॉमिनल अकाउंट। एग्जाम में अक्सर पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। जो दूसरा पॉइंट है इसका, ये क्यों तैयार करते हैं? ये तैयार करते हैं कि जब हम रीवैल्यू करेंगे एसेट्स का या रीअसेसमेंट करेंगे अपने एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज का, तो ऐसे रीवैल्यू करने पर या रीअसेसमेंट करने पर या तो प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। इसलिए हमें ये अकाउंट बनाना पड़ता है, इसलिए रिटर्न अकाउंट बनाता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर है कि प्रिपेयर टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। क्लियर है पॉइंट कि हम क्यों बनाते हैं? ताकि जब भी एसेट्स का रीवैल्यूएशन करें या रीअसेसमेंट करें लायबिलिटीज का, तो इस केसेस में हमें प्रॉफिट भी हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। तो इस प्रकार के जो प्रॉफिट हो रहे हैं या जो लॉस हो रहे हैं उनको कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे, किस अकाउंट में रिकॉर्डिंग करेंगे। तो जिस अकाउंट में रिकॉर्डिंग करेंगे उसका नाम हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहेंगे या उस अकाउंट को हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट कहेंगे। क्लियर हो चुका है? इस रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या जाता है? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, loss on revaluation of assets, profit on reassessment of liabilities or loss on reassessment of liabilities. These are recorded under the account and that is known as a revaluation account. Clear है यहाँ तक? फिर आते हैं ये तीसरा पॉइंट। ये तीसरा पॉइंट क्या है? यानी किन परिस्थितियों में the situations or the circumstances under which this account is prepared, वो कौन से सिचुएशन है, वो कौन से कंडीशंस हैं या क्या परिस्थितियां हैं जब हमको ये तैयार करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हो सकता है ये तीसरा पॉइंट में कि सिचुएशन है कि ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर हमारे पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज आ जाए
तो चेंज आए तो हो सकता है इसके कारण कि हमें ये अकाउंट बनाना पड़ जाए। तो ओनली ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो revaluation account can be prepared for the recording of loss on revaluation of assets and reassessment of liabilities। तो एक कारण हो सकता है, एक सिचुएशन ये हो सकता है कि if there is change in profit sharing ratio then we need to revalue the assets and to reassessment of liabilities, और उस पर जो लाभ या हानि होगी उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें अकाउंट ये बनाना पड़ेगा। एक और कारण हो सकता है, एक और सिचुएशन हो सकते हैं इसमें है कि ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब भी कोई न्यू पार्टनर का हम एडमिशन लेते हैं, कोई न्यू पर्सन आता है जिसको एज अ न्यू पार्टनर हम एडमिट करते हैं पार्टनरशिप फर्म में। हम सब जानते हैं कि पार्टनरशिप में नए पार्टनर लोग बन सकते हैं पुराने पार्टनर के कंसेंट से। विद द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स ए पर्सन कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर इन द फर्म एंड ही इज नॉन एज ए न्यू पार्टनर। तो जब न्यू पार्टनर आता है तो उस समय हमारे बैलेंस शीट में, हमारे पार्टनरशिप फर्म की जो बैलेंस शीट है उसमें लायबिलिटीज है और एक साइड में क्या है, एसेट्स है। तो जिस वैल्यू पर दिखलाया गया है एसेट और लायबिलिटीज वो हमारे नए पार्टनर के आने से पहले का है। तो नए पार्टनर के आने से पहले से वो संपत्तियां हैं, वो दायित्व हैं। तो हो सकता है कि नए पार्टनर की ये डाउट हो कि जो एसेट्स हैं ज़्यादा मूल्य लगाए गए हैं या जो लायबिलिटीज़ हैं वो कम मूल्य लगाए गए हैं, कुछ छिपाया गया है। तो उस नए पार्टनर के प्रेजेंस में सभी लोग मिलकर उस समय में एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर ये रीअसेस करते हैं कि आज के डेट में ये लायबिलिटी कितना का होना चाहिए, आज के डेट में ये एसेट कितने का होना चाहिए। वो सब बैलेंस शीट में लिखा हुआ है जो पहले से चला आ रहा, पहले से बैलेंस शीट में सारी बातें लिखी गई हैं, एसेट्स और लायबिलिटी जो हम कैरी फॉरवर्ड करके ले आ रहे हैं। तो ठीक है, पहले किस मूल्य पर थे वही कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, लेकिन आज के डेट में एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर क्या वो बैलेंस शीट में लिखे हुए एसेट का आज उचित मूल्य क्या है, उस बैलेंस शीट में लिखे हुए लायबिलिटी के आज रिजनेबल प्राइस क्या है। तो इसको हम लोग रीअसेस करते हैं या रीवैल्यू करते हैं। तो ऐसे रीवैल्यू करने या रीअसेस करने के कारण प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। तो एक सिचुएशन अभी बनता है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर there may be loss or profit on revaluation of assets and reassessment of liabilities, and this will be recorded under the account known as revaluation account or profit and loss adjustment account। तो एक सिचुएशन ये बनता है कि अगर किसी पार्टनर का, कोई पार्टनर न्यू पार्टनर आता है तो ऐसा हो सकता है। एक सिचुएशन इसमें और है, ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है फर्म से, अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो उस समय एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट जो एसेट हमारे अवेलेबल हैं बैलेंस शीट में दिखलाई पड़ रहे हैं या जो लायबिलिटीज हमारे हैं जो बैलेंस शीट में है, तो उस समय रिटायरमेंट के डेट पर उनका रीअसेस करना कि आज के डेट पर हमारे कितने लायबिलिटी हैं। आज के डेट पर, आज का डेट मीन्स ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, उस डेट पर हमारे एसेट्स के क्या वैल्यू हैं, और ऐसा एसेस करने पर, रीवैल्यू करने पर प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। उसको बनाने के लिए, जानने के लिए हमें फिर अकाउंट बनाना पड़ सकता है। तो एक सिचुएशन ये हो सकता है कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है उस समय दायित्व कितने के थे और एसेट्स कितने के थे, या किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर की डेथ हो जाती है तो डेथ होने पर उस समय क्या दायित्व थे और क्या एसेट थे, उसका मूल्यांकन करना पड़ सकता है। तो जब हम लोग मूल्यांकन करेंगे या रिवैल्यूएशन करेंगे तो इस अकाउंट को बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक सिचुएशन ये भी बनता है और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। एक सिचुएशन और बन सकता है जब हमें ये बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है, और वो ये सिचुएशन है कि अगर दो या दो से अधिक फर्में, जो हमारे जो पार्टनरशिप फर्म है, ऐसे ही कोई अन्य फर्म आपस में एग्रीमेंट कर लें, आपस में कोलैबोरेट कर लें, आपस में मिल जाए, एमालगमेशन इनका हो जाए, आपस में एकीकरण हो जाए, तो एकीकरण के समय एट द टाइम ऑफ एमालगमेशन ऑफ टू और मोर फर्म्स
कि संपत्ति का क्या रिजनेबल प्राइस है आज के डेट में और कितने के हमारे लायबिलिटीज है, तो फिर उसका रीअसेसमेंट करना पड़ेगा या रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो ऐसा रीवैल्यूएशन करने या रीअसेसमेंट करने के कारण हमें प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। अगर प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इस अकाउंट को बनाकर रिकॉर्ड करना पड़ता है। ध्यान रखना है किसी भी कारण से ये जो कारण यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ये जो सिचुएशन है जिसके चलते हमको रीवैल्यूएशन करना पड़ता है एसेट्स का और रीअसेसमेंट करना पड़ता है लायबिलिटीज का, तो ऐसा करने के कारण हमें प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। तो जब प्रॉफिट होगा तब भी इस अकाउंट में नोट करेंगे और लॉस होगा तब भी इस अकाउंट में नोट करेंगे, और सब प्रॉफिट और लॉस एक साथ मिलाकर कोई ना कोई एक नेट रिजल्टेंट फिगर निकाला जाता है। आगे देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। चौथे पॉइंट में क्या है? प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। जो हम रीवैल्यूएशन करेंगे एसेट्स का या रीअसेसमेंट करेंगे लायबिलिटीज का, तो ऐसा करने से जो हमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, इस प्रॉफिट या लॉस को जो ओल्ड पार्टनर है, एक तो न्यू पार्टनर आ रहा है इसको छोड़कर, जो ओल्ड पार्टनर है ये वे लोग ऐसे प्रॉफिट या लॉस को आपस में ओल्ड रेशियो में शेयरिंग करेंगे, क्योंकि इन्हीं के मेहनत, इन्हीं के शोहरत, इन्हीं के कष्ट उठाने और इन्हीं के बरसों की ईमानदारी और मेहनत के चलते ये सब तैयार हुआ है। यानी बरसों से इन्होंने संपत्ति खरीदा, दायित्व लेकर चल रहे हैं, बिजनेस को संभाल रहे हैं। तो अब अगर उस पर कोई प्रॉफिट हो जाता है तो नए पार्टनर को मिलना देना उचित नहीं है। उचित यह है कि पुराने पार्टनर की मेहनत के चलते अगर संपत्ति का जो फायदा है उनको मिलना चाहिए, दायित्व तो समाप्त हो जाए इसका फायदा मिले, वही उनको पुराना, यानी नए को उसमें नहीं देना है नए पार्टनर को। तो कह सकते हैं कि यानी प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, such profit or loss will be allocated or distributed between all partners in their old ratio, and this share in profit or loss will be transferred to their capital account or their current account as the case may be। तो ये चीज़ है कि जब हम रिवैल्यूएशन करेंगे तो जो प्रॉफिट या लॉस होगा, जो नेट रिजल्टेंट फिगर आएगा, वो सारे फिगर को पुराने साझेदारों में उनके पुराने रेशियो में बांट दिया जाएगा, और बांट करके जो हिस्सा उनका है, जो शेयर आएगा, वो शेयर हम लोग उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, या अगर उनका करंट अकाउंट है अगर, तो उस करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। करंट अकाउंट है इसका मतलब कि कैपिटल उनका फिक्स्ड है, और जब कैपिटल उनका फिक्स्ड है तो ये करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस प्रकार रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, लिखा हुआ है ऑल ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो एंड ट्रांसफर टू देयर कैपिटल और करंट अकाउंट। ये क्लियर है, पॉइंट जा चुका है यहाँ पर। अक्सर इस पर क्वेश्चन भी आते रहते हैं। जो पांचवा पॉइंट है ये भी ध्यान देने की बात है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। जो हमारे बिजनेस के एसेट्स हैं जिनका मूल्यांकन कर रहे हैं, यदि उनके वैल्यू में इंक्रीजमेंट हो जाए, वो बढ़ जाए, वृद्धि हो जाए, यदि संपत्तियों के वैल्यू में वृद्धि हो जाए, एसेट के वैल्यू में बढ़ जाए, या जो हमारे दायित्व हैं, जो लायबिलिटीज हैं, उनके वैल्यू घट जाए, डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज अंडरलाइन किया हुआ, यदि हमारे कोई लायबिलिटी डिक्रीज कर जाए मीन्स घट जाए, या हमारे एसेट का वैल्यू बढ़ जाए, इंक्रीज कर जाए, तो इन दोनों कारणों का जो रिजल्ट होगा वो प्रॉफिट होगा, यानी हमको फायदा हो जाएगा। जैसे अगर हमारा कोई एसेट है, फर्नीचर है, बैलेंस शीट में 5,000 का, तो 5,000 का अगर फर्नीचर है बैलेंस शीट में दिखलाई पड़ रहा है, लेकिन आज के डेट में हम उसका रीवैल्यूएशन कर रहे हैं तो 5 के बजाय वो 6,000 हो गया, तो क्या हुआ, कह सकते हैं कि हमारे एसेट का वैल्यू इंक्रीज कर गया। तो जैसे ही 5,000 का फर्नीचर आज मूल्य लगा रहे हैं तो 6,000 हो गया, तो 1,000 हमको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। या ऐसे कहें कि आज के डेट में कोई हमारा लायबिलिटी है जो हमें चुकाना है फ्यूचर में, तो मान लेते हैं कि हमें 2,000 चुकाना है, एक लायबिलिटी है, वी हैव टू पे ₹2,000 एज ए लायबिलिटी,
लेकिन आज के डेट में पता लगा कि एक बंदा जिसको हमें 500 रुपया देना था वो कहीं चला गया, उसका ट्रेस नहीं हो रहा कहाँ गया। तो अब तो 500 हम चुकाएंगे किसको, तो है ही नहीं लेने वाला बंदा। तो 2000 में 500 अब तो नहीं चुकाना है, वो तो ख़त्म हो गया। तो 1500 बचा। तो जो लिएबिलिटी हमारा 2000 का था अब उसको रीअसेस कर रहे हैं तो हो गया 1500 का, तो डिक्रीज कर गया। ये लिएबिलिटी क्या कर गया, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लिएबिलिटीज। तो जैसे ही हमारा लिएबिलिटी कम हो जाएगा, घटेगा, तो इस घटने के चलते हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट मिलाकर एक पॉइंट बना है कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लिएबिलिटीज इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको बनाते समय ये अकाउंट कि क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो किस में हो रहा है, और वो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप 5वें पॉइंट भी समझ गए होंगे। एक छठा पॉइंट है ठीक इसके रिवर्स, उल्टा, कि अगर एसेट्स के वैल्यू में इंक्रीज है तो प्रॉफिट, रिवर्स कर दीजिए, तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लिएबिलिटीज इज इक्वल टू लॉस। ठीक इसके उल्टा भी है कि जब संपत्ति के वैल्यू बढ़ जाता है तो प्रॉफिट, और जब संपत्ति के वैल्यू डिक्रीज करता है, घट जाता है, तो लॉस। जब लिएबिलिटी हमारा डिक्रीज करता है यानी दायित्व तो हमारा घट जाता है तो प्रॉफिट, और कहीं हमारा लिएबिलिटी दायित्व तो बढ़ जाए, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लिएबिलिटीज, तो क्या हो जाएगा, लॉस। तो ये केस आपको याद रखना, ये दोनों, ये जो पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 एक दूसरे के रिवर्स में है। तो इस प्रकार हम समझ गए कि कब हमारा लॉस होगा, कब हमारे लिए प्रॉफिट होगा। अब देखते हैं ये जो लॉस निकालना है या प्रॉफिट, ये अलग अलग एसेट के नाम पर आ सकता है, अलग अलग लायबिलिटीज के नाम पर आ सकता है। इन सबको हम रिकॉर्ड करेंगे किस अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो हम जब अकाउंट बनाएंगे उसमें रिकॉर्ड करेंगे, कुछ डीआर, चूंकि ये नॉमिनल अकाउंट है तो जो लॉस हमारा हो रहा है वो डीआर साइड में लिखा जाएगा, और जो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है उसके सीआर साइड में लिखा जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि डेबिट ऑल लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स, उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अंत में क्या करेंगे, उसका नेट रिजल्ट निकालेंगे। इस अकाउंट को बनाने के बाद एक लेजर फॉर्मेट में आएगा, इसका टोटल डीआर साइड, टोटल सीआर साइड कंपेयर करेंगे आपस में। यदि इस अकाउंट का टोटल डीआर साइड इसके टोटल सीआर साइड से अधिक हो जाए, इफ द टोटल डीआर साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एक्सीड्स ओवर द टोटल सीआर साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो जो रिजल्टेंट फिगर आएगा वो हमारे लिए लॉस हो जाएगा। मतलब नेट लॉस एडजस्ट करने के बाद आया, तो वो जो नेट रिजल्टेंट फिगर आएगा, नेट जो रिजल्ट आएगा, लिखा है यहाँ पर, एक्सेस ऑफ टोटल डीआर साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट ओवर टोटल सीआर साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज इक्वल टू नेट रिजल्ट है। और ये नेट रिजल्ट क्या बन के निकलेगा, लॉस बनेगा। तो लॉस जो आया नेट रिजल्ट में, इसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ठीक इसका उल्टा भी हो सकता है, यदि ये एंड एक्सेस ऑफ टोटल सीआर साइड, इस अकाउंट का टोटल सीआर साइड अगर टोटल डीआर साइड से अधिक है, इफ द टोटल सीआर साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एक्सीड्स ओवर द टोटल ऑफ डीआर साइड, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो रिजल्टेंट फिगर आएगा वो प्रॉफिट आएगा, जो नेट रिजल्ट आएगा वो प्रॉफिट आएगा। और उस प्रॉफिट को भी किस में बांटना है, शेयर्ड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, कहानी खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग समझ गए कि ये अकाउंट कब बनता है, क्या कंडीशंस हैं, ये किस तरह का नेचर है इस अकाउंट का, क्या परिस्थितियां हमारी हैं, कैसे रिवैल्यूएशन पर लॉस होता है या फिर प्रॉफिट होता है। एसेट्स का रिवैल्यूएशन करने पर लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। जो हमारे लिएबिलिटीज हैं उनका रीअसेसमेंट करें तो उस पर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इसको हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है जिस अकाउंट में, उसको हम लोग ये का नाम दे सकते हैं चीज़ को। और वो नेट रिजल्ट कैसे निकलता है, इस अकाउंट का टोटल जो है डीआर साइड सीआर साइड कंपेयर करेंगे। अगर उसका डीआर साइड ज़्यादा है तो डिफरेंस अमाउंट क्या हो जाएगा, लॉस होगा। लॉस आएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे।
यदि इस अकाउंट का सीआर साइड अधिक है और डीआर साइड कम है तो जो डिफरेंस का अकाउंट आएगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होएगा। वही रिजल्टेंट फिगर है, उसे भी हम लोग ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे और उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस प्रकार हमने एक पूरा इसका पोजीशन बता दिया कि रिवर्सन अकाउंट क्या है, कब बनता है, क्या क्रिया क्या एक्टिविटी करनी है, हमें कैसे निकाल कर बांटना है। अब जो अगला स्टेप पर जो हम लोग बात करेंगे, इसके जो अगला स्टेप पर बात करेंगे वो स्टेप है कि जब किसी एसेट्स का रीवैल्यूएशन किया जाए या किसी लायबिलिटी का रीअसेसमेंट किया जाए, रीवैल्यूएशन किया जाए, तो प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। तो अक्सर इसका जर्नलाइजेशन करना पड़ता है, जर्नल बनाना पड़ता है, जर्नल एंट्रीज हमें बनानी पड़ती है। तो किन किन बिंदुओं पर, वो कौन कौन सा पॉइंट है, कौन कौन सा केसेस हैं जिनका हमें जर्नल एंट्री बनानी है, कब कब बनाना है, क्या इसका जर्नल बनेगा, और इस पर हम आज बात करते हैं इस पर। ठीक है, अब इस पॉइंट को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हम शुरू कर रहे हैं, जैसे जर्नल एंट्रीज ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स या लायबिलिटीज। अब कैसे करेंगे, बात वही है, रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट होना या फिर लॉस होना, तो डीआर करना या फिर सीआर करना। तो जरा देखते हैं पहला पॉइंट है डिक्रीज इन एसेट्स। जब हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं तो जो एसेट्स है उसका वैल्यू डिक्रीज करेगा, डिक्रीज मीन्स घट जाएगा, या डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। ऐसा भी पॉइंट हो सकता है कि अगर एसेट्स पर डेप्रिसिएशन है या बैड डेप्ट्स है, डेप्टर्स पर बैड डेप्ट है, या रिजर्व फॉर बैड डेप्ट्स है, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। जब ये पॉइंट आ जाएंगे हमारे क्वेश्चन में तो हमें इसका जर्नल कैसे बनाना है रिवर्सन अकाउंट के हिसाब से। ठीक है, तो अभी हम आपको बनाकर समझा देते हैं। तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, क्यों बनाया जाता है, क्या परिस्थितियां हैं, क्या सिचुएशंस हैं तो ये अकाउंट बनता है, और हमें कहाँ रिकॉर्ड डेबिट में करना है या फिर क्रेडिट में करना है। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे आपके लिए कि ये जो हमारा रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ है या रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स है, इसके लिए हम लोग कौन कौन सा जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, ये मेन देखना है कि जब हम रिवैल्यूएशन करते हैं अपने एसेट्स का या रीअसेसमेंट करते हैं लायबिलिटीज़ का एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एनी पार्टनर और एमालगमेशन इत्यादि। तो ऐसे मौके पर एक सिचुएशन जो हम लोग अकाउंट बनाएंगे तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स करते हैं और रीअसेसमेंट लायबिलिटीज करते हैं, और इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट टू रिकॉर्ड द लॉस और प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे आपको कि कैसे इस रीवैल्यूएशन पर हम लोग जर्नल बनाएंगे, वो कौन कौन सा पॉइंट आएगा जिसको हम लोग जर्नल एंट्रीज बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो नेक्स्ट वीडियो हम मिलते हैं फिर, तब तक आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।